हेलो एवरीवन। हम लोग आज एंशियंट हिस्ट्री को कवर करने जा रहे हैं इस सीरीज़ में। एंशियंट हिस्ट्री की ये सीरीज़ रहेगी और इस सीरीज़ में हम लोग नेक्स्ट 11 वीडियोज़ रहेंगी, लगभग 30 मिनट्स ईच। हम लोग पूरे एंशियंट हिस्ट्री को एक तरीके से रिवाइज़ कर डालेंगे। लगभग 5-5.5 घंटे में आप कभी भी एंशियंट हिस्ट्री को देखोगे तो हम लोग एक बहुत अच्छा सोर्स जो है हमारा, एक बहुत ही बढ़िया सोर्स है। थैंक यू फॉर डैट। वो सोर्स मुझे बहुत पसंद आया, ओनली आई इसका सोर्स है ये। आप लोग इसको पीडीएफ वगैरह के लिए आप यहाँ पे जा सकते हो, लेकिन हम लोग इसको आप अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं, थोड़ा दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है ये, अपने आप में बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर्ड है। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप इस वीडियो का थोड़ा फ़ायदा ले सकते हैं, इसको साथ में देख सकते हैं या पहले देख सकते हैं और आप फिर उसको आप अपना रेफरेंस बना सकते हैं। एंड दिस इज़ गुड, ओनली आई हैज़ डन अ वेरी गुड वर्क ओवर हियर। I would very much appreciate and very much thankful for I'm using its resources. इसमें हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ एंशियंट हिस्ट्री से। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ एंशियंट हिस्ट्री में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि क्या क्या सोर्सेज हुआ करते थे और सोर्सेज को किस तरीके से एविडेंस के रूप में यूज किया जाता था और उससे हम लोग को क्या क्या इन्फॉर्मेशन क्रिएट हम लोग उससे करते थे। ओके, लेटर ऑन हम लोग देखेंगे वहाँ से कि एंशियंट कार्बन डेटिंग वाला जो चीज़ है उससे जब हम लोग को कुछ एविडेंस वगैरह मिलना शुरू हो गया, रिटर्न वगैरह टाइप का, तो वो सब फेज क्या है। जैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इन चीज़ों को तैयार करना प्री हिस्टोरिक पीरियड से। ओके, प्री हिस्टोरिक पीरियड से स्टार्ट करेंगे। और प्री हिस्टोरिक पीरियड कब से कब तक होता है, एक बेसिक के लिए, तो डेट वाज एक्चुअली 2 लाख BC, 2 लाख BC, मतलब 2 पे आप कितना शून्य लगा लो, 1 2 3 4 5 शून्य लगा लो, तो 2 लाख BC से 3500 से 2500 BC। उसके बाद जो है हमारा लगभग जहाँ से हम लोग कुछ मिल जाता है, हड़प्पा और ये सब शुरू होता है 3500 से 2500 के बाद से। ठीक है, तो ये जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है वो भी 3 भागों में डिवाइडेड है। 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला था लोअर पैलियोलिथिक जो हम लोग जानते हैं, उसके बाद मिडिल, उसके बाद अपर सबसे रिसेंट हो गया, उसके नीचे मिडिल, उसके नीचे लोअर। तो ये हम लोग को जानकारी नॉर्मली मिलता है, तो इन चीज़ों को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। और इन पीरियड में जैसे लोअर पैलियोलिथिक पीरियड का बात हो गया या फिर मिडिल पैलियोलिथिक का बात हो गया या अपर पैलियोलिथिक का बात हो गया आपको, तो इन वीडियोज़ में हम लोग क्या क्या देखेंगे, जैसे इवोल्यूशन देखेंगे, टूल्स कौन कौन से यूज़ हो रहे थे वो देखेंगे, टूल्स के एग्जांपल्स और किस किस साइट पे वो सब चीज़ मिला है। तो हम लोग को एक पता चलेगा कि सबसे पहले ह्यूमन हिस्ट्री जो है, जो पाई जाती है, जो पता चलता है हमें, वो हम लोग कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, उस फेज में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहीं से अगर आप चेक करोगे कि वो किसी भी सिविलाइजेशन से रिलेशन करना है, तो उन जगहों पे आप लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक के जो चीज़ें हैं, जो एविडेंसेस हैं, उस जगह पे उन प्लेसेस के बारे में, उन साइट्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होंगी वो आप काफ़ी हेल्प करेंगी आगे जाके। हाँ, इस तरीके से हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, जो पहला चैप्टर है आपका इसमें, वो हम कवर करेंगे। ओके, नेक्स्ट चैप्टर जो इसमें है हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली, ये हम लोग बहुत सुने भी हैं। और देखो, एक अगर हमारे दिमाग में कोई फेस कुछ सीन वगैरह, कुछ इमेजेस वगैरह होते हैं ना, तो वी फाइंड इट क्वाइट इजी टू रिमेंबर द थिंग्स। तो मोहनजोदारो एक मूवी है, देखना चाहिए। हाँ ठीक है, एवरीथिंग इज़ नॉट, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं उसमें। फॉर मेकिंग अ मूवी यू नीड सम सॉर्ट ऑफ स्पाइसेस ऑफ कोर्स, तो उसमें चीज़ें हैं, बट हाँ स्टिल यू विल गेट मोर लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। जैसे 2 सीटाडेल हुआ करती थी, नीचे वाले ऊपर होते थे, नीचे में मार्केट वगैरह लगता था, ऊपर में बड़े लोग रहते थे, महंगे लोग रहते थे, ऊपर में जो घर हुआ करता था अच्छा हुआ करता था। तो ये मोहनजोदारो जो था वन ऑफ द मेजर सिटी या सबसे बड़ा सिटी हुआ करता था। तो मोहनजोदारो का अगर सब सोशल लाइफ को देखा जाए तो उससे जो है नॉर्मली
एक उस सिविलाइजेशन के बारे में काफ़ी आइडिया लग जाता है। तो मोहनजोदारो के एक सिटी के बारे में वो मूवी है, बट एट द एंड इट विल गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट दैट सिविलाइजेशन एट लार्ज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वाई वी शुड सी एनी मूवी? बिकॉज इट गिव यू अ पिक्चर इन ए लार्जर वर्जन। तो आपको समझने में, वो रिकैप करने में, तो जिन लोग जो प्रिपरेशन के स्टेज में हैं या फिर कोई जो इन्फॉर्मेशन चाहते हैं एक्चुअली में कि तो एक देखना चाहिए मूवी को। हाँ, वी शुड नॉट वेरी मच गेट अटैच टू इट। उसके बाद हम लोग उस अपने इन्फॉर्मेशन से उसको देखना चाहिए कि हाँ कहाँ तक क्या है, नहीं है। तो वो चीज़ें आप याद कर सकते हो, गलत भी हो तो भी उसको कोरिलेट करके याद कर सकते हो, सही है तो भी याद कर सकते हो। चलो, तो हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या देखेंगे? तो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो 3 भागों में बेसिकली बढ़ता है। अर्ली हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन और लेटर हड़प्पन। ठीक है। तो जो पहला अर्ली हड़प्पन जो था, उसका जो फेज था वो कब से था? बताया था आपको 3300 तक। आपको क्या बताया था हमने? प्री हिस्टोरिक पीरियड 3500 से 2500 बीसी तक, ये बताया था ना कि 3500 से 2500 तक लगभग 2 लाख बीसी से वो प्री हिस्टोरिक पीरियड था, 3 भागों में बटा हुआ था, लोअर पैलियोलिथिक वाला चीज़। तो मोहनजोदारो उसके बाद शुरू होता है। तो वो कब से शुरू होता है? 3300 के आसपास से, 3300 से या 2500 नॉर्मली लोग बोलते हैं, बट तो अर्ली हड़प्पन को 3300 से 2500 तक या 2600 तक मान लिया जाता है, 2600 बीसी तक। ओके। और मैच्योर हड़प्पा जो है वो हम लोग 2600 बीसी से 1900 बीसी तक देखते हैं, और 1900 बीसी से 1300 बीसी तक हम लोग देखते हैं लेटर हड़प्पा या फिर हाईली मैच्योर हड़प्पा जिसे हम लोग बोल सकते हैं। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में जब हम लोग पढ़ाई करते रहेंगे, जैसे इस सब्जेक्ट इस चैप्टर को जब हम कवर करेंगे, तो व्हाट ऑल थिंग्स वी विल कवर। तो वी विल कवर वेरी लॉट मेनी थिंग्स। जैसे कि इसको सबसे पहले ये एक्सकावेट जो किया गया था, सबसे पहला साइट वो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था 1921 में। तो और हम लोग जो इंडिया है, तो उसके इंडिया में मतलब कहाँ से कहाँ तक ये हड़प्पा का जो सिविलाइजेशन था कहाँ से कहाँ तक था। तो जैसे ऊपर में जम्मू कश्मीर से लेके नीचे मुंबई आप देख सकते हो, और राइट में आप देख सकते हो कि यूपी तक फैला होता है, और लेफ्ट साइड में हमारा जो ईरान का बॉर्डर वहाँ तक हड़प्पा हुआ करता था। तो दिस चीज़ हम लोग जो है मैप बनाकर भी उस पर मैप के फ़ोटोज़ पे देखेंगे, हम लोग को थोड़ा ध्यान रहेगा। हम लोग साइट्स के बारे में देखेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट साइट, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदारो हो गया, चंजुदारो हो गया। तो उस जगह वो साइट्स क्यों फेमस थी? क्योंकि कुछ ऐसे भी साइट्स थे जो डिफरेंट रीजन से फेमस थे। ओके। तो जो और हमारे डिफरेंट स्टेट्स में, जो कि अभी एग्जामिनेशन पर्पज से यू नीड टू बी अ बिट शार्प देन अदर्स। तो उस जगह पे क्या होता है ना कि थोड़ा बहुत आप अपने जो इम्पोर्टेंट स्टेट हैं उन स्टेट के साइट्स को अगर आप ध्यान में रखते हो, और ख़ास करके अगर मैप से देखते हो, जैसे मान लो कि हरियाणा में कौन कौन है, बानावली हो गया या राखी गरी हो गया, या पंजाब का अगर देख लो तो रोपार हो गया। तो रोपार रोपार को तुम पहले से भी कनेक्ट कर सकते हो कि आज का पंजाब है, अगर वो धान वान करता है तो वहाँ पर रोपार में भी काफ़ी धान होती होंगी। आज का हरियाणा में राखी गरी में राखी गरी हरियाणा में है, तो राखी गरी हरियाणा में अच्छा राइस का फर्टिलिटी है सॉइल का, तो उस समय भी राइस का रहा होगा अगर, तो कहाँ से रहा होगा? राखी गरी से रहा होगा। तो वी कैन कोरिलेट उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर। तो इन चीज़ों को जो है हम लोग देखेंगे। हम लोग ये भी देखेंगे कि इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, जैसे टाउन का प्लानिंग कैसा हुआ करता था, वहाँ का एग्रीकल्चर कैसा हुआ करता था। जैसे एग्रीकल्चर पर हम लोग बात कर रहे थे, उनका 2 मेजर प्रोडक्ट हुआ करता था, वीट और बार्ली। तो आप समझ सकते हो कि कहाँ से हम लोग ट्राई कर सकते हैं। राइस लोथल का फेमस था, एज वी वे टॉकिंग अबाउट। ओके। तो वहाँ पे डोमेस्टिकेशन एनिमल्स की स्टार्ट हो चुकी थी, ट्रेड एंड कॉमर्स होता था उनका। तो उनके सोशल लाइफ के बारे में, उनके स्क्रिप्ट्स के बारे में क्या उन्होंने यूज़ किया, द पॉटरी दे यूज। पॉटरी से हम लोग ऐसा बोलते हैं कि पॉटरी से सिविलाइजेशन को सबसे ज़्यादा पढ़ा गया है। जैसे जैसे हमारा बर्तन अच्छा होता गया, हमारा सिविलाइजेशन बढ़ता गया। तो ऐसा भी एक तरीका होता है जिससे हम लोग सिविलाइजेशन को डिफरेंट डिफरेंट एंगल से हम लोग देखेंगे। तो वी विल सी द सिविलाइजेशनल चेंज फ्रॉम प्री हिस्टोरिक पीरियड टू द करेंट फेज इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव। दोज पर्सपेक्टिव विल बी लाइक आर्ट। किस तरीके का आर्ट प्री हिस्टोरिक पीरियड में रहा, मोहनजोदारो के समय में रहा, ब्रॉन्ज कास्टिंग होती थी, स्टोन कास्टिंग होती थी, अब का क्या आर्ट है। तो वी विल चेंज दैट, वी विल नो दिस ऑल थिंग्स ग्रेजुअली। वहाँ के सिल्स जो पहले बहुत फेमस हुआ करते थे, अब जो सिक्का के रूप में अभी भी कुछ होते हैं। तो ये जो चीज़ होती थी, या पॉटरी होती थी, या स्क्रिप्ट्स होते थे, कि कब से हम लोग क्या जो आज तक मोहनजोदारो का स्क्रिप्ट हमने
उसे क्रैक नहीं कर सका है. दिस वॉज द लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी दे वेर यूजिंग. So we will know a lot many things. The way they were politically administered, उसमें क्या हुआ करता था, कैसे भाई सेंट्रल अथॉरिटी हुआ करती थी, प्रीस्ट हुआ करते थे, मंदिर हुआ करता था, क्या होता था, किस तरीके से उनका एडमिनिस्ट्रेशन होता था. तो दिस ऑल थिंग्स वी विल सी इन हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड दैट विल आवर सेकेंड चैप्टर. ओके. अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करने के लिए बस लाइक कर देना. आई विल फील हैप्पी, नथिंग मोर. शेयर करने का मन हो कर देना, नहीं तो कोई इशू नहीं है, लाइक कर देना. आई विल फील लाइक कि हाँ, आई वांट टू सी कि अगर कुछ लोग देखे हैं तो इफ़ दे हैव लाइक तो आई विल फील कि हाँ मतलब बढ़िया बना है. देन आई विल बी मोटिवेटेड टू डू और कंप्लीट द सीरीज़ और समथिंग, बट आई विल ट्राई टू कंप्लीट दिस सीरीज. ओके, आगे बढ़ते हैं. तीसरा चैप्टर हम लोग हिस्ट्री ऑफ वैदिक पीरियड देखेंगे. वैदिक पीरियड अपने आप में इम्पॉर्टेंट तो था, लेकिन अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है. देखिए, हमेशा से एक चीज़ बोला गया है, क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो ब्यूरोक्रेट चुनने का क्वेश्चन है ना ये. तो क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो सरकार के माइंडसेट को दिखाते हैं, सरकार के भावनाओं को दिखाते हैं, आई विल से. तो इफ़ गवर्नमेंट वांट्स यू टू नो मच अबाउट वैदिक थिंग्स, मच अबाउट द इंफॉर्मेशन जो कि हमारा छिप रखा है, छिप गया है, हमने यूटिलाइज नहीं कर सका है, या फिर ग्रेटेस्ट ऑफ द रिसोर्सेज जो इंडिया इज पोजेसिंग एंड नो अदर कंट्री विद द ऑयल्स आर पोजेसिंग, माइट वी आर लैकिंग इन दैट, वी हैव नॉट क्रैक्ड येट. अगर ऐसा चाहता है और अगर कुछ है तो दिस थिंग शुड बी रियलाइज एंड दिस हैज़ बीन वेरी मच रिलेवेंट ऑल्सो, और बहुत इंपॉर्टेंट भी हो रखा है. तो हम लोग हिस्ट्री ऑफ वैदिक पीरियड में क्या देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले आर्यंस का अराइवल. आर्यंस का अराइवल हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि आर्यंस एक्चुअली कहाँ के थे. तो वो स्टेपिस रीजन्स के थे, और कैसे वो यहाँ पर आए और किस तरीके से फिर जो फेजेज आए. आपको दो फेजेज में वैदिक पीरियड को जो हम लोग पढ़ते हैं, एक होता है ऋग वैदिक, और जिसे हम लोग अर्ली वैदिक भी बोलते हैं, और दूसरा होता है लैटर वैदिक. ओके, तो या तो ईवीपी भी बोल सकते हैं और एलवीपी भी बोल सकते हैं, अर्ली वैदिक पीरियड और लैटर वैदिक पीरियड में. हम लोग इसमें क्या देखेंगे, ऋग वैदिक पीरियड कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था. ठीक है, जैसे सिंधु उंधु जो नाम पड़ा हमारा, तो वो क्यों पड़ा, दिस ऑल थिंग्स वी सी इन ऋग वैदिक, और या अर्ली वैदिक पीरियड में ही हमारा ये सब चीज़ आ गया था. एंड देन लेटर ऑन द आर्यंस केम एंड द अरबन्स केम, एंड देन दैट सिंधु केम became Hindu, and that is now it is Hindustan. So we will all see that how that Sindhu from where it has been originated, and that was in Rig Vedic phase. हाँ, one thing, थोड़ा इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन टाइप ही हम लोग चीज़ों को रख रहे हैं. तो ऋग वैदिक पीरियड जो था ना, वो 1500 BC से, अब देखो वहाँ हड़प्पा का ख़त्म होता है 1500 पे, 1500 BC से 1000 BC तक आपका ऋग वैदिक पीरियड चलता है. ठीक है, और उसके आगे लैटर वैदिक पीरियड जो है वो 1000 BC से 600 BC तक चलता है. ठीक है, ये वाला जो फेज है ना वैदिक पीरियड वाला, इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से जो चीज़ें स्क्रिप्ट हम लोग को मिली हैं, हमने उन्हें पढ़ रखा है. अब रामायण हो, महाभारत हो, फलाना हो, जो भी हो, मेनी थिंग्स वी विल डिस्कस, बट दिस थिंग्स आर, हम लोग उसको डिसिफर कर चुके हैं. ठीक है, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. यहाँ से ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे पुराना एंशियंट इन्फॉर्मेशन जो अब तक हम लोग को प्राप्त है, तो वो यही फेज़ है. इसी के लिए ये फेज़ बहुत रिलेवेंट है. तो हम लोग इसमें देखेंगे कहाँ तक इनका जियोग्राफिकल एक्सपेंसन था, यहाँ पे किस तरीके से ऋग्वेद में 10 मंडल होता है. मंडल के बारे में भी सुने होंगे बहुत सारा चीज़ की, ये इस मंडल में पाया जाता है, वो इस मंडल में लिखा हुआ है. तो हम लोग ये सब चीज़ इसमें देखेंगे, और किस तरीके का इनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, किस तरीके की इसमें की सोसाइटीज़ थी. हाँ, लेटर वैदिक पीरियड में किस तरीके से सोसाइटी चेंज हो गई. पहले सोसाइटीज़ में फीमेल्स का बहुत ही हाई रिस्पेक्ट दिया गया ऋग वैदिक पीरियड फेज में, लेकिन लेटर वैदिक फेज में हम लोग देखते हैं कि फीमेल का यहाँ से ही थोड़ा डिक्लाइनमेंट होता है. उसका गुप्ता फेज का तो अलग बात होता है, बट लेटर वैदिक फेज से ही थोड़ा बहुत वुमेन का जो एम्पावरमेंट है, आप समझ लो कि थोड़ा बहुत कम होना शुरू हो जाता है.
पॉलिटिकल सिस्टम भी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम ऋग्वैदिक फेज में और लेटर वैदिक फेज में हुआ करता था, और कैसे इकोनॉमी जो है वो चेंज हुई, किस तरीके के टैक्सेस हुआ करते थे। जैसे बाली एक तरह का टैक्स हुआ करता था जो कि एक गिफ्ट दिया जाता था फार्मर्स के द्वारा, जितना भी प्रोड्यूस वगैरह होता था। तो अर्ली वैदिक पीरियड में तो ऐसा टैक्स भी नहीं लिया जाता था। टैक्स वाला सिस्टम जो है बाली और भाग का, वो लेटर वैदिक पीरियड में आया। बाली शुरुआत में जो हुआ करता था अर्ली वैदिक पेज में, वो बाली हुआ करता था स्वतंत्र रूप से, अगर आपको मन है तो एज ए गिफ्ट दीजिए राजा को। लेकिन लेटर वैदिक फेज में ही ये वाला बाली और भाग नाम से एक होता था 1/6 भाग आपका प्रोड्यूस का, एक होता था 1/12 भाग। तो बाली जो होता था वो 1/6 भाग होता था, और भाग जो होता था 1/12 भाग होता था। तो ये सब तरीके का टैक्सेस जो है इम्प्लीमेंट होना लेटर वैदिक पेज से ही शुरू हो चुका था। लेटर वैदिक फेज से ही हम लोग देखते हैं कि उस समय जो है समग्राहिर्ति, या आप समझ लो कि बागडुका नाम का जो है ट्रेजरर वगैरह ये सब पाया जाता था। तो इकोनॉमिक भी हम लोग देखेंगे, उनके रिलीजियस एस्पेक्ट देखेंगे। रिलीजियस एस्पेक्ट जैसे पहले किस चीज़ का पूजा होता था, पशु का पूजा होता था पहले, बाद में जो है वो लोग आदि पुरुष, वो लोग ह्यूमन फॉर्मेशन लिए लेटर वैदिक फेजेज में। अर्ली वैदिक फेजेज में जो है वो डिफरेंट तरीके से नेचर वर्शिप बेसिकली आप कह सकते हो कि हम लोग करते थे। तो इन चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे, डेटीज़ किस तरीके, इंद्र कब आए, वायु कब आए, और कौन कौन सा वैदिक टेक्स्ट आया। दिस वॉज सो इम्पॉर्टेंट। कौन कौन सा वैदिक टेक्स्ट आया, किस तरीके से टेक्स्ट आया। पहले श्रुति थी, फिर स्मृति थी। पहले सिर्फ सुना करते थे लोग क्योंकि लिखने का कुछ जानते नहीं थे। उसके बाद स्मृति आया, उसे याद किया करते थे, सुनते सुनते याद करते थे। वो फेज बहुत दिन तक चला, बहुत दिन तक चला। उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड मतलब ऋग वैदिक में भी बहुत बाद में जाकर फिर वो लोग रूप लिए कागज़ पत्थर का, मतलब इन्फॉर्मेशन का। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि अलग अलग वेदाज आए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इनके बारे में हम लोग जानेंगे कब ये आए, कैसे आए। आगे हम लोग ये भी देखेंगे कि 6 फिलॉसफी जो हिंदू धर्म का जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, या फिर हिंदू या सनातन धर्म का आप कह सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट फिलॉसफीज़ बोला गया है, जिसे दर्शनास भी बोला गया है, दर्शन भी बोला गया है। तो वो कौन कौन से थे, जैसे उसमें था कि सामख्या, योग, वैशेषिका, न्याय, मीमांसा और वेदांता। तो इन चीज़ों को अब धीरे धीरे थोड़ा बहुत जो है जानकारी मिल रही है। योग पे फोकस हुआ है, न्याय पे जो फिलॉसफी ऑफ लॉजिक बहुत पहले ही गौतम के द्वारा दिया गया था, वैसे योग पे पतंजलि जी ने बहुत पहले ही बोला गया था कि दिस वाज द यूनियन ऑफ सोल विथ गॉड। तो दीज वर द थिंग्स ऑन विच I will not relate any dharma or sort. Very much sorry for that, but still it is a very much you can say कि कोरिलेटेड होता है उनसे ही, उस तरीके चीज़ों को। और इनका जो पुराना लिया भी गया है, जो इनके गुरु वगैरह जो दिए हैं इन चीज़ों में फिलॉसफीज दिए हैं, तो उनका नाम में शंकराचार्य, रामानुजाचार्य या फिर विवेकानंद जो है काफ़ी अच्छा प्रोमोट किए गए वेदांता स्कूल को। तो वेदांता स्कूल इज़ लाइक सिमिलर टू समथिंग रिलेटेड टू विच वेरी मच फोकसेस ऑन द इंफॉर्मेशन ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। ओके, तो इन चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, वेदांत के बारे में, उपनिषद के बारे में, या फिर किस समय पे किस तरीके के ऑफिसर हुआ करते थे। तो इन चीज़ों को लेकर हम वैदिक पीरियड को बहुत ही अच्छे से कवर कम्प्रीहेंसिवली ख़त्म करेंगे। ओके, और मैं बहुत ही ये बोल रहा हूँ कि दिस इज़ वेरी गुड नोट्स। आप लोग को रिवाइज करने के लिए अगर चाहिए, मैं इसको बहुत अच्छे से आपको कम्प्रीहेंसिवली समझा कर पढ़ा दूंगा, और आप रिवीजन करने के लिए इस नोट्स को बाद में इस्तेमाल कर सकते हो। आई विल प्रमोट दिस बिकॉज दिस इज़ वेरी मच वेरी गुड नोट्स, वेरी कम्प्रीहेंसिवली प्रिपेयर्ड। आगे हम लोग देखते हैं संगम एज, द हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। बहुत हम लोग ऊपर का देख रहे हैं, मान लो। अब बीपीएससी वालों, संगम एज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट इफ़ एनीवन जो कि बीपीएससी के लिए देख रहे हैं अगर, तो संगम एज जो है साउथ का है, ठीक है, और साउथ इंडिया का है। और ऐसे जैसे देख सकते हो कि बिहार जो है अपने आप में नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडियन से रिलेटेड वो अपने आप में उसका हिस्ट्री बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है। तो उसको कहीं ना कहीं अपने बिहार बाहर से घूमना है उसको। ऐसा इंडिया का यूपीएससी वाला एग्जामिनेशन में थोड़ा सा, तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के एग्जाम में, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन हाँ, बीपीएससी के एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आपको बहुत ही रेयर, मीन्स बहुत ही रेयर, यू कैन सी अ सिंगल क्वेश्चन इन 25 ईयर्स इज जस्ट लाइक दैट। तो आप इस पार्ट को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी ये कॉम्प्रिहेंसिव होता है, थोड़ा सा हेक्टिक होता है। बट हाँ, एक छोटा सा वीडियो रहेगा तो उसमें आप देख सकते हो, एक छोटा सा 1 या 2 वीडियो रहेगा, तो एक बार के लिए देखना बुरी बात नहीं है। और भगवान करे आप यूपीएससी की तैयारी करो यार, बीपीएससी, तो चलो ठीक है। तो संगम एज में हम लोग क्या देखेंगे, तो हम लोग
अगर देखते हैं ना तो एंशियंट हिस्ट्री का साउथ का साउथ इंडिया का जो एंशियंट हिस्ट्री का जो मेन सोर्स मिलता है वो संगम लिटरेचर मिलता है। ठीक है, संगम लिटरेचर, जिसको कि हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, जिसे तमिलकम भी बोलते हैं, तमिलकम हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया को। तो जो तमिलकम है ना, ये बताता है कब से कब तक का, अगर हम लोग संगम लिटरेचर को जाने कब से कब तक का, तो 3rd सेंचुरी BC से 3rd सेंचुरी CE तक हम लोग को संगम लिटरेचर या संगम एज के बारे में पढ़ने को मिलता है। 3rd सेंचुरी BC से 300 BC से 300 आफ्टर BC वाला चीज़, ठीक है, CE तक। इसमें हम लोग देखेंगे कि संगम जो था ना, बेसिकली वो हुआ करता था संगम, मतलब लोग मिलते थे, असेंबली हुआ करती थी पढ़े लिखे लोगों का, बुद्धिमान लोगों का, जो उस समय के सबसे विद्वान लोग थे, वो लोग आकर एक जगह बैठते थे और इन्फॉर्मेशन और नॉलेज पे बात करते थे। हमारे भारत का जो गहतम या सबसे छुपा हुआ नॉलेज है ना, वो आप देखोगे तो संगम लिटरेचर से कहीं ना कहीं बहुत ही हाईली कोरिलेटेड रहेगा। और यू कैन से कि हमारा नीचे साउथ से जो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा आ रही हैं वो ज़्यादा ही कॉम्प्रिहेंसिवली हिंदू धर्म को दर्शाता है। तो संगम लिटरेचर में अलग अलग पोएट्स वगैरह डिफरेंट जगह से वो बात का बसा हुआ है। शुरुआत में नहीं वहाँ पे बसा गया था, वो दिख रहा है 3rd सेंचुरी BC। तो लोग ऊपर वाले ही आए हैं, बट नीचे कॉम्प्रिहेंसिवली एक दूसरे तरीके से चीज़ें उत्पन्न हुई, वो सब हम लोग देखेंगे। तो इस तरीके से संगम हुआ करता था जिसमें पढ़े लिखे लोग आते थे। ठीक है, तो इस तरीके का 3 संगम हुआ था। फर्स्ट संगम जो हुआ था आप जानते होंगे मदुरई, तो ओल्ड मदुरई में जो है वो पहला संगम हुआ था। दूसरा संगम जो हुआ था ना, वो नाम आप नहीं सुने होंगे, तो लेकिन याद रखना, कपटपुरम, ठीक है, जिसे अभी एलोवई बोलते हैं शायद से। तो कपटपुरम में, और हाँ, ओल्ड मदुरई को, उस जगह को अभी शायद से लेमुरई बोलते हैं, तो ये याद रख सकते हो। और जो थर्ड संगम हुआ न्यू मदुरई में। तो मदुरई ऑटोमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हेन इट कम्स टू UPSC, कि मदुरई साउथ इंडिया का जब क्वेश्चन वगैरह रहता है तो उसमें मदुरई इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 2 संगम हुआ। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन जो है, मोस्ट ऑफ द अच्छे बड़े लोग जो है वहाँ पे जाया करते थे। जैसे अभी राम मंदिर बन रहा है मान लो अगर, तो अच्छा बड़ा बाद में जो है एक हब हुआ करेगा विद्वान लोगों का, वहाँ पे लोग जाएंगे, बड़ा सही है। तो दे विल डिस्कस नॉलेज। तो इट्स ऑल अबाउट नॉलेज। एवरीवन इज ट्राइड दैट एवरीथिंग, जो हम लोग जानते हैं देखते हैं सब कुछ एक नॉलेज, एक इन्फॉर्मेशन, एक अच्छा इन्फॉर्मेशन देने का ही एक तरीका है। आई डोंट सी नथिंग उससे ऊपर बढ़कर बीट एनीथिंग। हाँ, अदर संगम लिटरेचर भी हम लोग देखते हैं। तो ये जब संगम हुआ ना, तो अलग अलग तरीके का बुक सब भी फॉर्म लिया इन संगम से, सब लोग डिस्कस किए, तो उन चीज़ों को लिखा गया ना कहीं पे, तो उस तरीके का बुक सब आया, संगम का लिटरेचर आया। जैसे शिल्पादिकरम हो गया, ठीक है, या फिर मणि मेखलई हो गया, जो कि बड़ा अच्छा कहानी है। सब ये सब हम लोग देखे हैं, सुने हैं कहानी, लेकिन इनमें जो है बहुत अच्छे कहानी, मणि मेखलई हो गया जो, या टोकपैयम हो गया, वो तो ग्रामर का बुक है टोकपैयम। तिरुकुरल हो गया जो फिलॉसफी की बुक है। तो दिस वर द बुक्स विच वेयर रिटन ड्यूरिंग द संगम पेजेस। हाँ, इस बुक के द्वारा हम लोग आगे इसमें क्या देखेंगे, तो हम लोग यहाँ का पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, कौन कौन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन आए, क्योंकि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हुआ करता है। तो सबसे पहले का बात हो रहा है यहाँ पे साउथ का, और तब यहाँ पे सबसे पहले कौन आया, तो सबसे पहले आया था चोला। तो चोला जो है वो आपको समझ सकते हो कि पुदुचेरी वाला एरिया, साउथ राइट साइड, वो वाला एरिया में चोला आए थे। ठीक है, उसके बाद फिर आए पांड्या आए, और उसके बाद फिर चेराज आए। तो दिस वर द इम्पॉर्टेंट रूलर्स जो सबसे एंशियंट में सबसे पहले में आए हैं। तो सबसे पहले कौन आए थे, चोला आए थे, फिर पांड्या आए थे, फिर चेराज आए थे। तो ये आए, इनका पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, बिकॉज दिस इज़ द वन ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द एविडेंस वी नो अबाउट द साउथ इंडिया। इनका पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, इतना बढ़िया था अगर, तो कैसे था, आपस में इन लोगों का इकोनॉमी कैसा था, इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, सोसाइटी कैसी थी उस समय।
अरे एक बहुत ही अच्छा एक बड़ा चीज़, लव मैरिज जो बोला जाता है ना, कि एक क्वेश्चन रहता है कि लव मैरिज वाज एक्सेप्टेड इन संगम लिटरेचर, संगम सोसाइटी। तो लोग इसे मजाक वाला समझ के इस ऑप्शन को गलत समझ लेते हैं। यार ये सही ऑप्शन है। लव मैरिज जो था वो संगम सोसाइटी में एक्सेप्टेड था भाई। ऐसे इन्फॉर्मेशन, इसको गलत मत समझ लेना, इसको मजाक का क्वेश्चन मत समझ लेना कि कभी मिलता है तो। और सती भी प्रिवेलेंट थी उस समय। सती सिस्टम जो था वो संगम में प्रिवेलेंट था, और विडोज़ को अच्छा नहीं ट्रीट किया जाता था। तो थोड़ा बहुत सब कुछ था जो वी विल डिस्कस ऑल्सो। तो हम लोग यहाँ पे वैसे भी एक इंट्रोडक्शन है, हम लोग उस समय रिलीजन के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, किस तरीके का रिलीजन हुआ करता था, उसमें किस तरीके के गॉड हुआ करते थे। वहाँ के गॉड टोटली डिफरेंट हुआ करते थे। वहाँ के गॉड के बारे में आप देखोगे तो कुरिंजी या हंडिंग गॉड या मुल्लई, तो इन चीज़ों का जो है, सॉरी ये सब जो है इस तरीके का लैंड एक्टिविटी हुआ करता, उन लोग का अपना अपना एक गॉड होता था रिलेटेड डिटीज से रिलेटेड। उन लोग का जैसे एक तरह से आप समझ लो कि टोटेम वाला कॉन्सेप्ट हुआ करता था उन लोग का। तो मतलब जैसे पत्थर वत्थर से लेकर शुरू हुए थे, धीरे धीरे करके जब वो नॉर्थ से मिलते हैं तब फिर वो भी फेस दे देते हैं। और इस तरीके से वहाँ पे भी रिलीजन में, धर्म में, मतलब सब जगह जो फेस का, इस सिम्बॉल का एक प्रचलन आता है। तो इस तरीके से हम लोग संगम एज को देखेंगे। संगम एज के बाद से फिर से बीपीएससी से लेकर सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वो वाला फिर जो चीज़ है, हिस्ट्री ऑफ मौर्यन। मौर्यन का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अहम भूमिका है बीपीएससी में। प्रीलिम्स लेके मेंस तक मौर्य बहुत पूछा जाएगा, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाएगा मौर्य। और मौर्य के लिए आपको अच्छे से, इससे भी ज़्यादा शायद नोट बीपीएससी के लिए अगर मेंस वेंस का करना हो तो इससे भी ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज थोड़ा चाहिए रहेगा। आप प्रीलिम्स के लिए दिस विल बी मोर देन सफिशिएंट, आई विल से इट विल बी मच मोर देन सफिशिएंट। तो मौर्यन में या फिर हिस्ट्री ऑफ मौर्यन एज में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले तो प्री मौर्यन एज को भी कवर करेंगे, जो हम लोग कह सकते हैं कि लेटर वैदिक फेज वाला जो फेज था, जिसको कि महाजनपद का फेज बोलते हैं। जैसे कि कितना महाजनपद हुआ था, तो 16 महाजनपद थे। कौन कौन से थे, उनका कैपिटल कौन था, जैसे कंबोज थे, वत्स था, अवंती था। हम लोग जो सुनते हैं छेदी था, छेदी कहाँ पे था, अभी अभी का कहाँ पे है, वत्स अभी का कहाँ पे है, कौसंबी में है। या अभी जो वैशाली है वो वजी रिपब्लिक नाम से, सबसे पहला रिपब्लिक नाम से हम लोग जानते हैं उसे, वैशाली को, जो पटना के बगल में है। तक्षशिला, जिसे हम लोग गंधार के नाम से जानते हैं, जो कि अफ़गानिस्तान के पास में है। तो वो सब भी हमारा ही महाजनपद का एक पार्ट था, उनका नाम भी है। चंपा, अंग को जो के नाम से हम लोग जानते हैं या पढ़ते हैं महाभारत में। मगध नाम से जो पढ़ते हैं वो आज का राजगीर है, जिसे गिरिव्रज नाम से भी जाना गया। कोसाला को हम लोग श्रावस्ती नाम से जानते हैं। तो इन हम लोग जो है महाजनपद, देखो थोड़ा मैं कम लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा इंट्रोडक्शन है, तो एक पेज में ही कम ही लिखना है। तो आई विल ट्राई टू कि थोड़ा सा एक बस एक आइडिया देने के लिए मैं ये वीडियो अभी बनाया जा रहा है। इससे हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो प्री मौर्यन एज को या फिर महाजनपद फेज को, जिसमें अलग अलग, जिसे हम लोगों ने डिस्कस किया, और उनका क्या एस्पेक्ट था। महाजनपद जो पीरियड था, 16 महाजनपद जो डिवाइडेड थे, बिहार में कुछ हैं 3 4 5, तो उस चीज़ के लिए, बाकी सभी के लिए तो ये है ही इम्पॉर्टेंट। तो इन चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और उनका इकॉनमी कैसा था, ट्रेड कैसा था, पैडी ट्रांसप्लांटेशन वगैरह का प्रैक्टिस हुआ करता था। महाजनपद पीरियड से शुरू हो गया था पैडी ट्रांसप्लांटेशन, जो हम लोग निकालते हैं ना, गोपते हैं उसका, फिर निकाल थोड़ा बड़ा होता है, निकाल के अलग अलग लगाते हैं एक फॉर्मेशन में। तो पैडी ट्रांसप्लांटेशन का आप अगर देखोगे ना, तो ये सब चीज़ जो है महाजनपद फेज से ही शुरू हो गया था। उस समय भी टैक्स वगैरह लगा करता था, 1/6 पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस, टोटल प्रोड्यूस। रिच जो हुआ करते थे उनको अलग नाम से जाना जाता था, गृहपति उन्हें बोला जाता था। तो ये चीज़ जो है आपको महाजनपद पीरियड में थोड़ा आपको हेरिडेटरी जो वगैरह चीज़ है महाजनपद पीरियड से दिखना शुरू हो जाती है। वहाँ के सोसाइटी में आप देखोगे, उस समय के सोसाइटी में जो है आपको अलग तरीके के सब सब तरीके के ये मिलते थे, लोग होते थे। सेवरल पनिशमेंट या और रॉयल मेंबर के द्वारा भी कॉमन था। एडमिनिस्ट्रेशन जो वहाँ पे था, किंग जो है प्राइमरी जो वारलॉर्ड हुआ करते थे ना, वो लोग इस समय पे ज़्यादातर महाजनपद में वारलॉर्ड ही किंग हुआ करते थे, जो अच्छा लड़ाई कर सकते थे, वही लोग किंग हुआ करते थे। उसमें इस तरीके का कोई फेज नहीं था कि कोई आर्मी वार्मी बहुत बड़ा जो है वो खुद ही राजा है, इस तरीके का होता था। हम लोग मगध के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, किस तरीके से मगध बना, कैसे वो एक एम्पायर बना, और वहाँ से हम लोग जो है हिस्ट्री को शुरू करेंगे पढ़ाई करना, जो हम लोग जानते हैं। जैसे मगध का, तो मगध में हम लोग हरियाणा का या हरियाणा का डायनेस्टी को पढ़ेंगे।
जिसके कुछ रूलर बिम्बिसार, हाँ मौर्य में, मौर्य से जो है हम लोग जो स्टार्ट करेंगे यहाँ से एंसेंट वाला जो चीज़ है जो हम लोग जानते हैं, ठीक है ओके। लाइक अलग अलग डायनेस्टी जो हम लोग जान रहे हैं उनको हम लोग को जो पढ़ाई करना है डायनेस्टीज़ के बारे में। लाइक आप मान लो कि हरियाणा का डायनेस्टी या शिशुनाग डायनेस्टी या नंदा डायनेस्टी, तो हरियाणा का डायनेस्टी में हम लोग जान रहे हैं बिम्बिसार को पढ़ेंगे, अजातशत्रु को पढ़ेंगे, उदयन को पढ़ेंगे। शिशुनाग डायनेस्टी में शिशुनाग को पढ़ेंगे। नंदाज में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। नंदाज क्यों? अलेक्जेंडर के टाइम का था, साइमल्टेनियस का था, तो अलेक्जेंडर के समय कौन सा राजा था उस समय, नंदा को कौन रूल कर रहा था, तो ये सब किसे डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल क्षत्रिय बोला गया। तो दिस ऑल थिंग्स वी विल डिस्कस इन लेटर ऑन, ओके। फिर फॉरेन इन्वेजन हमारे इंडिया में कब कब हुआ, फॉरेन इन्वेजन के बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे ईरानियन या पर्शियन इन्वेजन, सबसे पहला फॉरेन इन्वेजन कब हम लोग डेट कर सकते हैं, तो ईरानियन पर्शियन इन्वेजन को हम लोग बहुत पहले डेट कर सकते हैं, तो वो कब कब हुआ। तो इन चीज़ों को हम लोग डिस्कस करें। अलेक्जेंडर कब आया, 327 बीसी के आसपास में अलेक्जेंडर आया था, और 327 बीसी के आसपास में हमारा कौन सा शुरू हुआ था बताइए, संगम। तो साउथ में हम लोग तब तक बस चुके थे जब तक में फॉरेन इन्वेजन नॉर्थ में हुआ था। तो हम लोग काफ़ी ऊपर से नीचे अब हम लोग थे कि ऊपर से मारे तो नीचे जा सकें, इस टाइप वाला सामान, तो चीज़ें बन चुकी थी। कोई बात नहीं, अब हम लोग मारेंगे, अब मोदी जी हैं, चलो ठीक है। फॉरेन इन्वेजन हो गया, तो फॉरेन इन्वेजन हम लोग अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। अलेक्जेंडर के समय कौन यहाँ पे रूल कर रहा था, तो नंदा रूल कर रहा था, क्या चीज़ हुई थी, कौन सा बैटल हुआ था, बैटल ऑफ हाइदा पेस जो झेलम के नदी पे है, जो कश्मीर में है, तो उसके बारे में काफ़ी सुनते हैं हम लोग। तो उन चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। मौर्यन एम्पायर को देखेंगे हम लोग, अलग अलग तरीके के मौर्यन एम्पायर में कौन कौन रूलर आए। इसके बाद तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखेंगे, बिंदुसार के बारे में देखेंगे, अशोका के बारे में देखेंगे, और कब कब वो लोग रूल किए। सोसाइटी को देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे, कौन कौन ऑफिशियल्स को क्या उसमें बोला जाता था, इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स जैसे सीताध्यक्ष हो गया, ये फिर मेनी अ लॉट ऑफ थिंग्स विल डिस्कस लेटर ऑन। नेक्स्ट फेज में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में, बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म। अपने आप में ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक आई विल से। इंपॉर्टेंट तो है ही, हम लोग मौर्य ने इसको कवर कर लिए हैं, क्या क्या नॉर्मली हम लोग देखेंगे। इसका वीडियो नेक्स्ट टाइम मतलब मैं आप इसे जाकर इस वीडियो को आप देख रहे हो तो अगर पॉसिबल है तो आप ओनली आई का मैं वो फ़ोटो भी इसके कवर पेज पे डाल दूँगा। उस फ़ोटो को, उड़ान नाम का सीरीज़ है ओनली आई का, उस सीरीज़ से आप चीज़ें मिला सकते हो। मैं उसी से पढ़ रहा हूँ यार, उसी से मैं पढ़ा रहा हूँ, ओके। बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, जो कि 6 चैप्टर है इसका। और बुद्धिज़्म जैनिज़्म काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी मेरा फेवरेट टॉपिक है, मैंने जैसे आपको बताया। और काफ़ी ये पीस वाला है, ये दोनों चीज़ जो है ना, ये काफ़ी पीस। चलो ठीक है, मैं एज नॉट एज अ सेक्ट और नॉट एज ए धर्म और नॉट एज ए रिलीजन में बात करूँ, तो द प्रिंसिपल्स, मेनी ऑफ द प्रिंसिपल्स विच दे आर को रिलेटेड विथ, दे आर टॉक्स अबाउट पीस। दैट्स वाई ऑल्सो आई लव दिस टॉपिक ऑफ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। लाइक इन बुद्धिज़्म हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या हुआ, क्या रीज़न था जिसके कारण ये, हम लोग तो ये सबसे पहले पढ़ेंगे कि कॉजेज़ क्या क्या थे, कि क्या क्या कॉजेज़ थे जिसके कारण ये आया। उसके बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे बुद्धिज़्म के बारे में। बुद्धिज़्म हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, उनके पूरे डिटेल्स, उनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे, गौतम बुद्ध के बारे में, उनके टीचिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, माध्यम मार्ग जो फॉलो किए। उस समय के हम लोग लिटरेरी टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे, अलग अलग के टेक्स्ट आए, जैसे त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, हम लोग जो अभिधम्म पिटक, इसे हम लोग जो सुनते हैं, 4 डॉक्ट्राइन, 4 बुक जो इनका बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है, तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज़्म किसे बोला गया है, बुद्धा को, धम्मा को और संघा को, तो इनके बारे में हम लोग त्रिरत्न जिसे बोला गया है, तो ये क्या थे ये चीज़, तो वी विल डिस्कस लेटर ऑन। हम लोग 5 टीचिंग जो है, पंचशील जिन्हें बोलते हैं, तो हम लोग पंचशील के बारे में जानेंगे कि पंचशील क्या है बुद्ध का। 4 नोबल ट्रूथ के बारे में हम लोग देखेंगे कि दुख है वर्ल्ड, ये बहुत, ये तो मेरा फेवरेट है ये वाला, तो मैं अभी भी बात करूँगा इस पर और बाद में भी बात करूँगा 4 नोबल ट्रूथ पे, जिसको कि आर्य सत्य भी बोला गया है, इसे
आर्य सत्य भी बोला गया है। तो आर्य जो होता है ना, बेसिकली आर्य वो लोग लगाते हैं दैट इज हाईएस्ट फॉर्म, दैट इट आर्यंस लाइक might be the highest form, that's why might be they use this term, I will say, but still चलो ठीक है, उनके टर्म्स में आर्य सत्य मतलब जो हाईएस्ट ऑफ द ट्रूथ है। तो उसमें सबसे पहला सबम दुखम, मतलब कि सबको दुख है भाई, सबको, एक लाइन से वर्ल्ड इज फुल ऑफ माइजरी। और उनका दूसरा जो है वो है प्रतित्य संपुत्पदा, मतलब हमारा डिज़ायर, हमारा कामना ही हमारे दुख का मेन कारण है। तो पहला क्या था, सबम दुखम, सबको दुख है। और दूसरा क्या था, प्रतित्य संपुत्पदा, ठीक है, बेसिकली डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ एवरी इविल और एवरी सॉरो। तीसरा इनका क्या था, दुख निरोध, मतलब हर दुख का निरोध है, मतलब हर दुख पे हम लोग विजय प्राप्त कर सकते हैं। और चौथा जो आखिरी और जो सबसे कंक्लूजिंग इनका था, दैट वाज इनका मार्ग, जिसे हम लोग बोलते हैं अष्टांगिका मार्ग, अष्टांगिका मार्ग। तो अष्टांगिका मार्ग के बारे में और ये 8 कौन कौन थे, मैं इस तरीके से आपको बताऊंगा कि आपको एक बार में याद हो जाएगा। आई चैलेंज यू, एक बार में मैं सब कुछ इस तरीके से बताऊंगा। नॉर्मली बहुत चीज़ जो बहुत बड़ा बड़ा रहेगा, मैं तरीके से इस तरीके से बताऊंगा क्योंकि मुझे याद रहती नहीं चीज़ें। तो आई हैव मेड मेनी सॉर्ट ऑफ, आप समझ लो कि शॉर्टकट्स बना रखे हैं मैंने, निमोनिक्स बना रखे हैं मैंने, जिससे मैं आपको बहुत तेज़ी से चीज़ों को याद करवा दूँगा। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे और बुद्ध में, तो बोधिसत्वास के बारे में देखेंगे, बोधिसत्वा क्या थे, कौन थे। बुद्धिस्ट स्कॉलर के बारे में देखेंगे जो हम लोग सुनते हैं, मोगाली पट्टू तिस्सा, जो कि अशोक का धम्मा लिखा था या फिर कैंपेन उनका चलाया था, या अशोक घोष के बारे में जो बुद्ध चरित्र लिखे थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है बौद्ध धर्म का, अगर किसी को जानना हो तो। या नागार्जुन के बारे में हम लोग जानेंगे जो माध्यमिक स्कूल खोले थे उस समय। या बुद्ध घोष के बारे में जो तेरा वादा, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेंटेटर हुआ करते थे। तो वी विल डिस्कस अबाउट दिस सॉर्ट ऑफ बुद्धिस्ट स्कॉलर्स एंड ऑल, एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस मेनी ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अलग अलग तरीके के मुद्राज, जिसको मुद्राज भी आप बोल सकते हो, मुद्राज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैत्रेय मुद्रा क्या था, वज्रपाणी मुद्रा क्या था, या अमित भाव क्या था, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा बहुत सारा होता है बोधिसत्वास का, जो है आकाश गर्भ होता है, क्षितिज गर्भ होता है, अवलोकित स्वरा होता है, वज्रपाणी होता है, समंत अभद्रा होता है। तो इनके बारे में इनका क्या फीचर है, ये क्या दर्शाते हैं, ये जो मुद्राज होते हैं क्या दर्शाते हैं, तो ये हमें जानना रहता है, ताकि ये सिर्फ क्वेश्चंस में आए तो हम लोग नॉर्मली ये एक पॉइंट फॉर्मेट में रहेगा। तो ये वाला चीज़ें जो होती है एमसीक्यू में काफ़ी लव्ड होती हैं, बोधिसत्वास वाला जो क्वेश्चंस होते हैं। ओके, तो इन चीज़ों के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे अलग अलग जो काउंसिल हुआ, 3 काउंसिल हुआ था। पहला काउंसिल जो आप लोग सब जानते हो कि कहाँ पे हुआ था, अजातशत्रु के द्वारा राजगृह में हुआ था। दूसरा काउंसिल जो हुआ था वो वैशाली में हुआ था। तीसरा पाटलिपुत्र में। पहला 3 काउंसिल बुद्ध धर्म का बिहार के अंदर हुआ, और चौथा जो हुआ वो हुआ कश्मीर में कनिष्क के अंडर में। तो पहला 3 जो काउंसिल हुआ था बुद्ध जी का, वो हुआ था हमारे बिहार में। पहला हुआ था राजगृह में, फिर वैशाली में, उसके बाद पाटलिपुत्र में, एंड देन इट केम टू वेंट टू कश्मीर, एंड दैट एंडेड एवरीथिंग, and that was under Kanishka. And we will also discuss these all things, don't you worry, this is just an introduction video just to know कि एंसेंट हिस्ट्री हार्ड नहीं होता है। अगर आपको कोई बताने वाला है सही से तो एंसेंट हिस्ट्री हम लोग ख़त्म, बस अब 2 चैप्टर और हम लोग, एंड वी आर लाइक नोइंग मच मेनी थिंग्स अबाउट एंसेंट हिस्ट्री, एंड हम लोग जान सकते हैं, सोच सकते हैं एटलीस्ट कि हम लोग कर सकते हैं। और हाँ, और क्या क्या हम लोग इसमें देखेंगे, तो बुद्धा का अलग अलग स्कूल जो आप देखते हो, महायाना या हीनयाना, क्यों वो अपने आप को महायाना वो बोलते हैं, वो आइडल फॉर्म में एक वर्शिप करता है, एक आइडल फॉर्म में नहीं मानता है। थेरावादा क्या था, तो विविल वज्रयान क्या था, जो रिलीजियस और सोशल स्फीयर। तो इन चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से हम लोग जैनिज़्म में
और हाँ, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि बुद्ध कैसे डिक्लाइन किया, यूनेस्को हेरिटेज साइट में भी कौन कौन सा बुद्धिस्ट का इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। दिस ऑल थिंग्स विल डिस्कस इन व्हाट, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में उसके बाद। तो लगभग लगभग चीज़ें वैसा ही रहेंगी जैनिज़्म में भी। इसमें भी हम लोग महावीर के टीचिंग्स को, जैन का टेनेंट्स को, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, अनेकातवाद, स्यायवाद, जो अलग अलग तरीके का जो इनका एक थ्योरी था। अनेकांतवाद मतलब कि था कि थ्योरी ऑफ प्लूरलिटी, मतलब किसी एक चीज़ का मल्टीपल एस्पेक्ट हो सकता है। हम किस तरीके से हम सोचते हैं, डैट ऑल्सो वी कैन एन एक्सपेक्ट। तो अनेकातवाद, थ्योरी ऑफ प्लूरलिटी, वो बात करता है कि सच्चाई को एक सीमित नहीं है। सच्चाई, अगर आप देख रहे कोई किसी को एक झापड़ मार रहा है, तो ये भी हो सकता है कि सामने वाला चाहता हो कि उसको प्यार से मार रहा हो। हम लोग देख सकते हैं कि उसको एक वायलेंस की नज़र से कि हाँ वो सामने वाले को मार रहा है, बट सच्चाई सीमित नहीं है। थ्योरी ऑफ प्लूरलिटी ये देते हैं हमारे जैन के द्वारा। या फिर स्यायवाद, मेथड ऑफ एग्जामिनिंग डिफरेंट प्रोबेबिलिटी, मतलब अगर ये 4 प्रोबेबिलिटी है तो उसमें से बारी बारी से टेस्ट कर करके कौन सा सही होगा। एक थ्योरी ऑफ स्यायवाद, शायदवाद, तो शायद ये या शायद ये या शायद, तो शायदवाद या अनेकांतवाद। तो ये सब थ्योरी के बारे में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। ओके, फिर हम लोग ऐसे ही 5 डॉक्ट्राइन्स जो था इनका, अहिंसा, सत्य, असत्य मतलब अस्तेय जो चोरी नहीं करते हैं, अपरिग्रह जो कि घर वर सब त्याग वाग देते हैं, प्रॉपर्टी उपर्टी सब छोड़ छाड़ देना है, अब ब्रह्मचार्य जो सब कुछ को अंतिम में त्याग देना। तो दीज आर द 5 डॉक्ट्राइन्स ऑफ जैनिज्म। हम लोग 3 जो रत्न इनका था, KFC, मतलब अपन वैसे याद किया है, K फॉर नॉलेज, F फॉर फेथ और C फॉर एक्शन। भाई AC है, चलो ठीक है, C फॉर एक्शन। तो KFC से फिर जो है त्रिरत्न को हम लोग याद कर सकते हैं। राइट फेज, जिसे कि हम लोग साम्यक दर्शन भी बोलते हैं। राइट नॉलेज, जिसे हम लोग साम्यक जन भी बोलते हैं। राइट एक्शन, जिसे हम लोग साम्यक चरित्र बोलते हैं। जैन धर्म किस तरीके से स्प्रेड हुआ, श्वेतांबर क्या था, दिगंबर क्या था, उनमें क्या अंतर थी, उनका सेक्ट अलग अलग स्कूल क्या है, तो इन चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैन के काउंसिल को हम लोग डिस्कस करेंगे, कब कब हुआ। 2 काउंसिल इनका हुआ था, पहला हुआ था पाटलिपुत्रा में और दूसरा हुआ था इनका वल्लावी में। तो ये भी पहला जो है बिहार के अंदर ही पाटलिपुत्रा में हुआ था। तो दिस आर द रीजन्स दैट दिस टॉपिक्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर बिहार रिलेटेड एग्जामिनेशंस। हम लोग आगे इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो यूज़ किए गए हैं जैनिज़्म में, जैसे असरव या संवार या निर्जर, सल्ले खाना सुनते होंगे, जो जाके खुद से ये कर देता है, फास्ट कर करके देहांत मतलब कि डेथ तक अटेम्प्ट करता है, सल्ले खाना। तो हम लोग का बहुत ही ज़्यादा ये वाला जो चीज़ है, ये तो सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, ये तो काफ़ी रिलीजियस चीज़ है सल्ले खाना। तो जैनिज़्म हम के टॉपिक पे हम लोग इन चीज़ों पे भी डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग जैन आर्किटेक्चर के बारे में भी थोड़ा देखेंगे, किस तरीके केव्स या स्टैचूज उसमें मिले हैं। गुमतेश्वर के बारे में, गुमतेश्वर का मिला जो सबसे पहला इनका गुरु माना जाता है। या टेम्पल्स, जो दिलवारा टेम्पल या गिरनार का जो टेम्पल है गुजरात का जो टेम्पल है, या मुक्तगिरी का टेम्पल है महाराष्ट्र में। तो इन टेम्पल्स के बारे में, कहाँ पे कौन से जैनिज्म जैन टेम्पल है, या कंट्रीब्यूशन ऑफ जैन धर्म का जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए, और जैन जो है वो बुद्ध से अलग कैसे है। तो इन चीज़ों को जो हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो ये 6, यहाँ से हम लोग इतना चीज़ जो हम लोग आपको डिस्कस करेंगे 6 चैप्टर में, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में। इसके बाद आपका जो बचता है वो बचता है आपका पोस्ट मौर्यन और हिस्ट्री ऑफ गुप्ता पीरियड। तो पोस्ट मौर्यन में हम लोग जल्दी जल्दी इस वीडियो को कट शॉर्ट करना है हम लोग को। तो इसमें जल्दी जल्दी हम लोग पोस्ट मौर्यन में किसको किसको देखेंगे। तो पोस्ट मौर्यन में मतलब मौर्य के बाद, तो मौर्य के बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य सब हम लोग जो देख लिए थे, इनके बाद तो हम लोग शुंगास को देखेंगे, जिसमें पुष्यमती शुंगा वगैरह के बारे में जानेंगे। सतवाहना को जानेंगे हम लोग। तो इन चीज़ों को हम लोग जब डिस्कस करेंगे, देन आई विल एलेबोरेट इट वेरी मच इन अ गुड मैनर। जैसे शुंगा के कौन कौन से राजा थे, कानवा के बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो बिहार के स्पेसिफिक से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। कानवा जो था वो बिहार में भी रूल किया था, उसका डायनेस्टी का एक पार्ट था। छेदी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ये सब शुंगा के समय के थे। सतवाहना में भी हम लोग कौन कौन से राजा आए, उनका पॉलिटिकल मैप क्या था, उनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसा था, इकोनॉमी कैसा था उनका। तो सॉरी, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट पोस्ट मौर्यन। ओके, पोस्ट मौर्यन में हम लोग शुंगास के बारे में,
या फिर सतवाहनास के बारे में। शुंगास में कौन कौन थे, जैसे कानवा हो गए, छेदी हो गए, इन चीज़ों ये तो इम्पोर्टेंट हो गया बिहार वालों के लिए। फिर सतवाहना में कौन से रूलर थे, इंडो ग्रीक इस समय आए थे, इंडो ग्रीक के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। तो इंडो ग्रीक में कौन कौन थे, मिनेंदर, या फिर इनका नाम जो सुनते हुए कि अलग अलग तरीके के ये लोग भेजे थे बाद में। उसके बाद हम लोग प्रतिहानिया या साकाज कुसानाज इन सभी के बारे में बात करेंगे पोस्ट मौर्यन में, ठीक है। उसके बाद हम लोग का स्टार्ट होता है गुप्ता पीरियड का हिस्ट्री। गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज ही बोला गया हमारे एंशिएंट इंडिया का। एंशिएंट इंडिया का गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज ही बोला गया। ये पीरियड कब से कब तक था, 300 सी से 600 सी तक। जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो हमेशा मैं डेट को बहुत बार बार डिस्कस करूंगा ताकि आपको थोड़ा ध्यान रहे। तो इसको क्या बोला गया था, गोल्डन फेज। क्यों बोला गया था ये हम लोग देखेंगे। इनका सबसे पहला रूलर कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त वन जो थे वो थे। उसका समुद्रगुप्त आए। चंद्रगुप्त किस तरीके से फेमस हुए, महाराजा धीराज का उनको जो पद्धति मिला वो गुप्ता सांवत या गुप्ता सांवत लेकर आए चंद्रगुप्त वन। उसका समुद्रगुप्त क्यों इम्पोर्टेंट था, वो क्या अश्वमेध यज्ञ कराए थे वो, तो उसका चंद्रगुप्त टू के बारे में पढ़ेंगे। तो गुप्ता के बारे में, उसका कुमारगुप्त फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे, स्कंदगुप्त के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से गुप्ता फेज जो है वो ख़त्म हुआ, कैसे इतना गोल्डन फेज ऑफ इंडिया, गोल्डन फेज जो है इंडिया का वो फिर डिक्लाइन करता है, कैसे यहाँ का इकोनॉमी किस तरीके से ख़राब होती है, अच्छी होती है, कैसे सोसाइटी जो है डिसइंटीग्रेट होता है और ये वाला जो एम्पायर है वो ख़त्म होता है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर इस समय का कैसा था, क्योंकि आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो होता है ना वो किसी भी सोसाइटी का जो है बहुत ही अच्छे से इट टॉक्स अबाउट द सोसाइटी। तो इन चीज़ों को हम लोग जो है गुप्ता पीरियड में, और यहाँ तक कि लिटरेचर्स भी कौन कौन से, जैसे कालिदास का जो है आप सुनते होंगे कुमार संभव या राघु संभवम या फिर मेघदूतम, ऋतु संहारा। तो ये सभी जो है ना ये सब हमारा गुप्ता पीरियड का है। दैट्स वाई दिस इज़ अ गोल्डन पीरियड। इट इज़ नॉट गोल्डन पीरियड बिकॉज हम लोग यहाँ पे गोल्ड का उसमें तस्करी करते थे भाई। उस समय कमंडक जो नीतिसार लिखे थे, या विशाखदत्त जो मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम जैसे प्लेस को लिखे थे, शूद्रक जो थे वो मिर्च काटिकम को लिखे थे, सुश्रुत सर्जरी पे उस समय सुश्रुत संहिता लिखे थे। दिस वॉज द पीरियड, इट वॉज गोल्डन बिकॉज ऑफ देम। आर्यभट्ट जिसे हम लोग जानते हैं, आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत, ये सब किताब को हम लोग आज जो है हम लोग आज रिलीजियस बुक की तरह ट्रीट करते हैं इसरो वाले। तो दिस वेयर द बुक्स, दिस वेयर द पीपल, दे केम इन दिस पीरियड, गुप्ता पीरियड, and that's why we say this period as a golden period of India, what I was talking about at beginning. तो these all things we will study later। और अगले 10 वीडियोज़ में बस मैं जो है ये सब कुछ एंशिएंट हिस्ट्री बहुत तेज़ी से और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मैं ख़त्म कर दूंगा। द लास्ट टॉपिक रहेगा और उस ये का और आज के इंट्रोडक्शन का भी, वो है हर्षवर्धन और साउदर्न डायनेस्टीज़ के बारे में जो हम लोग बात करेंगे। तो हर्षवर्धन और साउदर्न डायनेस्टी का जब हम लोग बात करेंगे तो हर्षवर्धन जो है ना काफ़ी एक अच्छा रूलर इंडिया का बोला गया है, बहुत ही अच्छा रूलर, और काफ़ी कम से कम उसका जो है ना एक अच्छा माइंडसेट था, और वो बुद्धिज़्म धर्म को भी फॉलो किया हुआ था, तो काफ़ी एक पीस लविंग राजाओं में से था। तो गुप्ता एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन जो है सोसाइटी के लेवल पे बहुत ज़्यादा इनइक्वलिटी वगैरह बढ़ गई थी, वुमेन का जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब उनका अत्याचार एक्सप्लोटेशन बढ़ चुका था। तो बहुत सारे रीजन जब हम लोग पढ़ेंगे ना गुप्ता को तो फिर हम लोग देखेंगे कैसे वो गोल्डन फेज से, द फेज वी हैव सीन दिस टाइप ऑफ कैरेक्टर्स लाइक कालिदास और विशाखदत्त और शूद्रक जैसे लोग आए, एंड स्टिल ये फिर डिसइंटीग्रेट होता है, डिक्लाइन करता है। तो फिर हर्षवर्धन आते हैं और वो नॉर्थ इंडिया में जो है अपेयर होते हैं। उसके पहले जो है हम लोग हर्षवर्धन के बारे में हम लोग जो सबसे पहले अगर जानते हैं किसी के बारे में, कहीं से किसी टेक्स्ट के बारे में कि ये वाला जो डायनेस्टी अभी शुरू हो गया था गुप्ता के बाद, तो वो है ह्यूएन सैंग का ट्रैवल अकाउंट जो है। जब ह्यूएन सैंग यहाँ पे आए थे उस समय ही नालंदा यूनिवर्सिटी भी जो है गुप्ता फेज तक काफ़ी है जो फ्लरिश कर रही थी। तो उस समय ह्यूएन सैंग नाम के जो लोग सब आए थे जो हम लोग जानते हैं, वो सब जब आए थे तो वो सब अपना ट्रैवल अकाउंट लिखे थे जिसका नाम CU की था। ओके, CU की में जो है वो हर्षचरित, ये बाणभट्ट का जो हर्षचरित है जो लिखा गया है वो भी इसी हर्षवर्धन के ऊपर लिखा गया है, वो प्ले जो लिखा गया है।
तो उसका डिस्कस करते हैं और उसमें बताते हैं कि ऐहोल में एक स्टोन का जो इंस्क्रिप्शन है वो भी पुलकेशिन टू को रिप्रेजेंट करता है, जो कि हर्षवर्धन के ऊपर के सीनियर लीडर थे। बेसिकली समझ लो आप कि पुलकेशिन का ही बेटा था हर्षवर्धन। तो पुलकेशिन के बारे में जो है ऐहोल इंस्क्रिप्शन जो है, जो कि हम लोग कहाँ पे देखते हैं, सुई की के लिखा हुआ जो एसे है ह्यूएन सेंग का, सुई की मतलब बुक जो है, उसमें भी बाण भट्ट का हर्ष चरित्र के बारे में डिस्कस हुआ है और ऐहोल इंस्क्रिप्शन का डिस्कस हुआ है। और ऐहोल में जो है बताया गया उसी में कि पुलकेशिन टू का जो बारे में जो है उसमें लिखा हुआ है, चीज़ें लिखी हुई है। तो इन चीज़ों से हम लोग सबसे पहले ये पता करते हैं कि लेटर बाय मतलब कि जब गुप्ता फेज जब डिक्लाइन हो जाता है तो किसका यहाँ पे शुरू होता है। लेटर पुष्यमित्र शुंगा जो सेकेंड होता है, उनके बाद जो है हर्षवर्धना का शुरू होता है 606 सीसी 606 सी से 647 सी तक। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि फिर हम लोग का जो है आगे क्या आता है, मिडाइवल फेज स्टार्ट हो जाता है। तो मिडाइवल फेज को हम लोग लेटर ऑन सेकेंड वीडियो में फिर से हम लोग उसका अलग से बनाएंगे। पहले ये वाला जल्दी से आप लोग देख लो, मैं ट्राई करूँगा जल्दी जल्दी इसके सारे वीडियोज़ में आपको डाल दूँ ताकि आप देख सको। और हर्षवर्धन के समय पे क्यों ये इम्पोर्टेंट था, उस समय के रूलर कौन कौन थे, यहाँ की इकोनॉमी कैसी थी, ये टैक्स लेता था या नहीं लेता था, ह्यूसन जैसे लोग आए थे इसके कोर्ट में, इसका क्या रिलीजन था, बुद्धिज़्म में भी ये कौन सा बुद्धिज़्म फॉलो करते थे, ये महायान फॉलो करते थे, हीनयान फॉलो करते थे। आप कमेंट करना, वैसे ये फॉलो करते थे जो ऊपर वाला जिसको आप समझ रहे हो, तो वो वाला ये फॉलो करते थे। आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है इनके समय पे किस तरीके का मतलब ये हुआ, क्योंकि गुप्ता का एक अलग ही लीगेसी था, तो उसके बाद से ये उस लीगेसी को ये कंटिन्यू कर पाए कि नहीं कर पाए। इनके समय पे कौन कौन आए, जैसे कि बाण भट्ट वगैरह का इनके समय पे हर्ष चरित्र या कादम्बरी लिखा गया, तो ये सब भी पोइट आए इनके समय पे भी। नागानंदा, रात्नावली आए, तो प्रियदर्शिका आए, तो ये सब पोइट इस समय भी आए, हर्षवर्धन के समय पे आए, क्योंकि एक लीगेसी ही बना हुआ था गुप्ता का बहुत ही प्यारा, गोल्डन एज ऑफ इंडिया। उसको उस लीगेसी को हर्षवर्धन कंटिन्यू कर रहे थे। बट स्टिल आगे फिर इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कि साउदर्न डायनेस्टी, हर्षवर्धन के बारे में हम लोग काफ़ी कुछ देखेंगे। उसके हम लोग साउदर्न डायनेस्टीज़ के बारे में भी काफ़ी कुछ 2-3 के बारे में देखेंगे, और उससे हम लोग एंड करेंगे एंशिएंट को। जैसे पल्लवाज ऑफ जो कांची हैं, जैसे महेंद्र वर्मन, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग सुनते भी हैं, क्योंकि उनका जो है मंडगुप्तम इंस्क्रिप्शन जो है उस पर भी उनके बारे में डिस्कशन वगैरह है, उनके बारे में काफ़ी कुछ बताया गया था कि सबसे पहले जो है वो पुलकेशिन टू, जो हर्षवर्धन के जो पिताजी थे, उनको सबसे पहले अगर किसी ने हराया था वो महेंद्र वर्मन थे। तो वो जो है चालुक्य किंग पुलकेशिन टू को हराए थे, मतलब हर्षवर्धन के भी पिताजी को तो एक बार हराए थे, लेकिन इसके लिए वो बड़े फेमस हो गए थे। इसलिए महेंद्र वर्मन बड़ा फेमस, ये क्वेश्चन आ जाता है कि पुलकेशिन टू जो कि सबको हराया, उसको एक बार कौन हराया। तो इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नरसिम्हन वर्मन के बारे में, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, वो महेंद्र वर्मन थे। फिर हम लोग नरसिम्हन वर्मन के बारे में बात करेंगे, जिनको ममल्ला का भी एक ये टैग मिला था, काफ़ी ग्रेट रेसलर थे वो। नरसिम्हा वर्मन नाम से भी लगता है नरसिम्हा टाइप का। उनका फिर नेक्स्ट आया नरसिम्हा टू। तो उस समय का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था साउथ में, क्योंकि उस समय चीज़ें जो है काफ़ी डिसइंटीग्रेट हो रही थी, चीज़ें चेंज हो रही थी। डिसइंटीग्रेट आई विल नॉट से, बट this is a thing which needs to be changed, which will change the society. Is like this society has made will always try to be in equilibrium, उसके लिए हमेशा चेंज होते रहेगा, एंड दैट इज़ नीड ऑफ द सोसाइटी ऑल्सो। तो उसमें का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उसमें सी ट्रेड वगैरह सब होती थी, नाडू वाडू का कॉन्सेप्ट आ गया था, विलेज में जो है अलग अलग ग्रुप का कॉन्सेप्ट उसमें आ गया था, लोग एक साथ होकर फिर काम करना शुरू हो गए। एंटरप्रेन्योरशिप का जिसको शुरुआत आप लोग बोलते हैं ना, आप देख लो समझ लो, तो गुप्ता से शुरू हुआ था, और वो वाला चीज़ फॉर्म ले लिया था हर्षवर्धन हुआ के समय हम लोग ये, या फिर साउथ में हम लोग को देखने के लिए मिलता है, नाडू का, नगराम का, मंडलम का, इन चीज़ों का जो ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बातें मिलती हैं। लिटरेचर वगैरह भी अगर हम लोग देखेंगे तो साउथ में काफ़ी कुछ मिलेगा हम लोग को डिस्कस करने के लिए। ममल्लापुरम वगैरह, जिसको कि मोदी जी जो हैं और चाइनीज़ काफ़ी आए थे 3-4 साल पहले, तो उन सब जगह पे जाकर घूमे थे और दिखाए थे काफ़ी उस समय। जैसे अभी वो लक्षद्वीप को घूम रहे हैं, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो शायद घूम चुके हैं, अब तो लक्षद्वीप फेमस हो चुका है। तो आप लोग भी घूमें, मुझे भी पैसा रहेगा मैं भी घूमूंगा, ऐसा मतलब सीरियस ही ले लेना, मतलब ठीक है घूम तो लूँगा यार, सुंदर तो है। आगे हम लोग और कौन सा देखेंगे, जैसे साउदर्न सिटीज में जोक से पार्ट, तो हम लोग पल्लवास के बारे में बात कर रहे थे, नरसिम्हा या महेंद्र वर्मन के बारे में। उसके बाद हम लोग चालुक्यास के बारे में भी देखेंगे, चालुक्यास में कौन आया, जैसे पुलकेशिन के बारे में हम लोग बात करेंगे, पुलकेशिन 1, पुलकेशिन 2, जिसको कि वही जो हराए थे, इन चीज़ों के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे चालुक्यास के बारे में। और उस तरीके से हम लोग अपने एंशिएंट हिस्ट्री को
ख़त्म करेंगे, ठीक है। और इस चीज़ को हम बहुत ही तेज़ी से और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, आई विल ट्राई टू कंप्लीट इट। और इस चीज़ को मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो उड़ान से पढ़ा रहा हूँ। और अगर आपको इस वीडियो को साथ में देखना है और इसके साथ देखो, वी विल ट्राई टू एब्जॉर्ब द थिंग्स मच बेटर, मच क्लियर। ये चीज़ तो चलो मैं लिखा हूँ, इस तरीके से आप भी एक लिख कर, ताकि बाद में आप देख कर चीज़ों को कोऑर्डिनेट करके उससे एक दूसरे को आप कोरिलेट करके, जैसे इसमें मैंने कुछ कुछ एज वगैरह लिख दिया है कि यहाँ से यहाँ तक हुआ तो यहाँ से, तो मैं एक देख कर बस एक चैनल तैयार कर सकूँ जिसमें मैं एब्जॉर्ब कर सकूँ डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्स को। तो इस चीज़ के लिए आप इस्तेमाल करो एक नोट्स का। बाकी इन इट्स सेल्फ उड़ान का जो एंशियंट हिस्ट्री का सीरीज़ है और मिडेवल का जिस जो मैं उससे भी कवर करूँगा, तो अपने आप में काफ़ी कम्प्रिहेंसिव है। थैंक यू फॉर वॉचिंग सो पेशेंटली, थैंक यू वेरी मच। और आई विल ट्राई टू कवर दिस सीरीज़, कंप्लीट दिस सीरीज़ एज सुन एज पॉसिबल। गुड लक।